नमस्कार भाई लोग, कैसे हो? उम्मीद है, आशा है बेहतरीन होंगे। एक नई क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। उम्मीद है, आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। एक नई क्लास में साथी आज स्वागत है। यहाँ पे हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो मिक्स होंगे, स्टैटिक जीके और करंट के क्वेश्चंस होने वाले हैं। और यहाँ पे ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास छोटी होती है लेकिन सफिशिएंट होती है, बहुत ही बढ़िया तरीके से होती है। तो इसी के साथ में चलिए इस क्लास को शुरू कर देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में, साथ ही मार्च 2026 में आयोजित जो आईसीसी पुरुष टी20 का जो वर्ल्ड कप हुआ था 2026 का खिताब किस देश ने जीता था? उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी साथी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या दक्षिण अफ्रीका होगा, न्यूजीलैंड होगा, भारत होगा या इंग्लैंड होगा? तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना भारत। टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता था 2026 का? तो साथ ही भारत ने जीता था। और न्यूजीलैंड क्या था? उपविजेता टीम थी। विजेता टीम भारत थी और उपविजेता और किसको हराया था? न्यूजीलैंड को हराया था। साथ ही कितने रनों से हराया था? तो 96 रन से। कितने रन से हराया था? तो 96 रनों से न्यूजीलैंड को हराया था। भारत ने अब तक कुल 3 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। कितने साथी? तो 3 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। लगातार 2 बार ही जीता है, एक बार 2024 में, एक बार 2026 में। ये भी आपको याद रखना है। जो साथी 8 मार्च 2026 को तीसरा अपना टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि साथी जो ये मैच हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो साथी जो ये मैच हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद अहमदाबाद में हुआ था। कौन से स्टेडियम में? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साथी हुआ था, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा अगर हम बात कर ले इस मैच के बारे में, तो अगर इस मैच में पूछा जाए आपसे जो प्लेयर ऑफ द मैच, इस मैच का जो प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? प्लेयर ऑफ द मैच प्लेयर ऑफ द मैच कौन था साथी? तो जसप्रीत बुमराह थे। कौन थे? बुमराह थे। प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? जसप्रीत बुमराह थे। वहीं अगर आपसे पूछा जाए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी पूरे टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो कौन था साथी? उसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन थे। कौन थे? सैमसन संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में। किसके बारे में? नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बारे में। साथ ही इसका जो पहले नाम था मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है साथी, ये है क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। जो साथी पहले किस नाम से जाना जाता था? मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। और यह साथी कहाँ पे स्थित है? अहमदाबाद में। किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे साबरमती नदी के किनारे यह स्टेडियम स्थित है। इसमें साथी लगभग 1,32,000 के आसपास सीटें हैं। 1,32,000 दर्शक यहाँ पे क्या कर सकते हैं? बैठ के क्रिकेट देख सकते हैं। यहाँ पे इतना बैठने की व्यवस्था की गई है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। इन सब से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं तो आप डेफिनेटली करके आने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पे कि वर्ष 2026 में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन
G20 लीडर्स समिट 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, ये आपको बताना है। क्या ब्राजील कर रहा है, भारत कर रहा है, अमेरिका कर रहा है या दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। साथ ही जो G20 का सम्मेलन होगा वो कब होगा, 14 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा। कब होगा, 2026 में दिसंबर में होने वाला है आयोजन। लेकिन कौन सा देश मेजबानी करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। 20 सालों के बाद अमेरिका इसकी मेजबानी करेगा। अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है जो जी है साथी, जी का फुल फॉर्म क्या है। इस जी का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 20 के नाम से जाना जाता है। तो इस जी का फुल फॉर्म है ग्रुप, क्या है, जी का फुल फॉर्म है ग्रुप, ग्रुप ऑफ 20 यानी 20 का समूह। वर्तमान में ग्रुप 20 में लगभग कितने, वर्तमान में साथी इसमें 21 मेंबर हैं। इसकी 21 क्या हैं, सदस्य हैं, जिसमें 19 तो देश हैं और 2 क्या हैं, संघ हैं, और 2 क्या हैं, संघ है। 19 कितने हैं, 19 देश हैं ग्रुप 20 में, ये आपको याद रखना है। जो इस बार 2026 का सम्मेलन होगा साथी वो कौन सा होगा, तो 21वें नंबर का सम्मेलन होगा। 21वें नंबर का सम्मेलन होगा, कहाँ पे होगा, अमेरिका में होगा, ये आपको याद रखना है। 2023 में हुआ था भारत में, 2023 में 18वें नंबर का सम्मेलन, 18वें नंबर का सम्मेलन हुआ था भारत देश में, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगर हम बात करें साथी जो ग्रुप 20 है, इसके सम्मेलन का जो इस सम्मेलन होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो वैश्विक आर्थिक विकास है, जो वैश्विक आर्थिक विकास है और समृद्धि होती है साथी, इसको बढ़ावा देने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य होता है, जिसमें कुल 21 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना वर्ष 1999 से ये शुरुआत की गई थी। इसका क्या किया गया था, शुरुआत की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इतनी कुछ चीजें हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझ के रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3। 98 ऑस्कर अवार्ड, जिसे एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ऑस्कर अवार्ड को साथ ही एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बताना है कि एकेडमी अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑस्कर जो अवार्ड है साथी, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। ये आपको बताना है कि किस फिल्म के लिए दिया गया था या दिया गया है। साथू जी जो ये ऑस्कर अवार्ड है, ये साथी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता होते हैं, अभिनेत्री होती हैं और फिल्म होती हैं, इस क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्म के क्षेत्र में फिल्म को, निर्देशक को और अभिनेता और अभिनेत्री को दिया जाता है। तो बताएंगे किसको किसको मिला है। तो 98वां जो मिला है साथी वो फिल्म है द बैटल आफ्टर अनदर, द बैटल आफ्टर अनदर। इसके लिए इस फिल्म को मिला है, किस फिल्म को मिला है, द बैटल आफ्टर अनदर। इस फिल्म को क्या मिला है, ऑस्कर अवार्ड मिला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बात करें निर्देशक, जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं साथी, और किसके निर्देशक हैं, इसी फिल्म के निर्देशक हैं, इसी फिल्म के निर्देशक हैं, जिनका नाम है, जिनका क्या नाम है, पॉल पॉल थॉमस, पॉल थॉमस एंडरसन, एंडरसन, पॉल थॉमस एंडरसन किस फिल्म के निर्देशक हैं, वन बैटल ऑफ आफ्टर अनदर फिल्म के निर्देशक हैं। इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है ऑस्कर का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और वहीं पे अगर हम बात करें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं, अभिनेता, और इनकी कौन सी फिल्म है जो अभिनेता है साथी, तो सिनर्स फिल्म है। सिनर्स फिल्म के जो अभिनेता हैं, इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड मिला है। उनका नाम है माइकल, माइकल बी जॉर्डन, माइकल बी जॉर्डन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है जो किसकी, कौन सी फिल्म है उसके लिए, हैमनेट फिल्म है, इसकी अभिनेत्री हैं जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है। इनका नाम है जेसी, जेसी, जेसी बकले, जेसी बकले नाम है साथी। इनकी फिल्म है हैमनेट, इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर अवार्ड मिला है, ये आपको याद रखना है।
ये साथी आपको याद रखना है। साथी जो पहला ऑस्कर अवार्ड था, इसकी शुरुआत आप ऐसा कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत की गई थी 16 मई 1929 को इसकी शुरुआत की गई थी। पहला यानी पहला आयोजन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। पहला आयोजन कब किया गया था? तो पहला आयोजन 16 मई 1929 को किया गया था। और किसके द्वारा साथी यह दिया जाता है? तो एएमपीएस के द्वारा हर साल यह दिया जाता है। हर साल यह दिया जाता है। ए का मतलब साथी होता है एकेडमिक। ए का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एकेडमिक। एकेडमिक ऑफ, यम का मतलब हो जाएगा मोशन, पी का मतलब हो जाएगा पिक्चर, और ए का अर्थ हो जाएगा साथी आर्ट्स, और यस का अर्थ हो जाएगा साइंस। यानी हो जाएगा एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड हो जाएगा आर्ट्स एंड साइंस हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। हर साल इसके द्वारा ही दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड, और पहला जो दिया गया था वो 1929 में दिया गया था। फिल्म के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है कि मई 2026 में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख चीफ ऑफ नवल स्टाफ सीएनएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आपको बताना है। तो साथी एमएस कौन है? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन हैं, नए नौसेना के नए प्रमुख, मई 2026 में नियुक्त किया गया था। ये किसके स्थान पे आए हैं साथी? तो दिनेश त्रिपाठी का स्थान इन्होंने लिया है। और कब इनको नियुक्त किया गया था? तो 31 मई को। कब नियुक्त किया गया था? तो 31 मई को इन्हें क्या किया गया था? इस पद पे नियुक्त किया गया था कृष्णा स्वामीनाथन को। दिनेश के त्रिपाठी के स्थान पे इन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात कर लें, जो ये जनरल एनएस राजा सुब्रमणी हैं, नए सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनएस राजा सुब्रमणी को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पे? अनिल चौहान के स्थान पे। अनिल चौहान के स्थान पे साथी मई में इन्हें भी नियुक्त किया गया था। कार्यभार इन्होंने संभाला है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस टाइप के दोनों क्वेश्चन आपसे बन सकते थे करंट के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में घोषित जो वित्तीय वर्ष है 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे है जो देश का पहला सौर एक्सप्रेसवे यानी सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है? कौन सा एक्सप्रेसवे है जो पहला सौर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश का? ये आपको बताना है। तो साथ ही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसकी कुल लंबाई है 296 किलोमीटर। 296 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इस परियोजना के तहत लगभग साथी 550 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना से 550 मेगावाट क्या कर दिया गया है? सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य दिया गया है। और कौन है पहला? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, जो कितना है? 996 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को बांसुरी नगरी के नाम से, फ्लूट सिटी के नाम से जाना जाता है? बताएं। साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बांसुरी को पीलीभीत के लिए जाना जाता है। पीलीभीत को बांसुरी नगरी के लिए जाना जाता है। बरेली को साथ ही बांस और सुरमा नगरी के लिए जाना जाता है। सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए पीतल नगरी, तो उत्तर प्रदेश को पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद जाना जाता है। वाराणसी साथी घाटों की नगरी के नाम से जाना जाता है। घाटों की नगरी, विश्वनाथ की नगरी, बनारसी साड़ियाँ, बनारसी पान, सब बनारस वाराणसी के प्रसिद्ध हैं। ये भी थोड़ा सा आपको उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको रख लेनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है
कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था? किस संविधान संशोधन के तहत साथी ये कार्य किया गया था, ये आपको बताना है। क्या 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 61वां या 86वां संविधान संशोधन? कौन सा संविधान संशोधन था? तो साथी जो 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1988 में, कब हुआ था? 1988 में 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। इसके तहत साथी आर्टिकल 326 में बदलाव किए गए थे। जो लोकसभा और विधानसभा में जो मतदान की आयु है उसको साथी 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1988 के अधिनियम जो आया था, संशोधन अधिनियम आया था, उसके तहत ही 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। ये बात आपको याद रखना है। और साथ ही जो ये संशोधन हुआ था, ये प्रभावी कब हुआ था? ये प्रभावी हुआ था 28 मार्च 1989 को पूरे भारत देश में यह साथी लागू हुआ, या आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रभावी हुआ। कब हुआ? प्रभावी हुआ। उस टाइम 1980 के टाइम शायद जो प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी थे। ये आपको याद रखना है। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लघु संविधान कहते हैं। प्रस्तावना में साथी पहली बार संशोधन हुआ था। और उसमें कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे, ये आपको याद रखना है। कि कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। और साथ ही 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भी शामिल किए गए थे। जो 44वां संविधान संशोधन है, ये साथी 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। संपत्ति का अधिकार था, उसको साथी मौलिक अधिकार से निकाल के क्या किया गया था? एक वैधानिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार के तौर पे रखा गया था। वो भी किसमें है? तो भाग 12 और जो आर्टिकल था 300 ए में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के वहाँ पे रखा गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत। ये भी आपको याद रखना है। 61वां संविधान संशोधन है साथी, इसके तहत क्या हुआ था? मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 21A। कौन सा आर्टिकल है साथी? तो आर्टिकल 21A शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। आर्टिकल 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, जो 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। इसमें कहा गया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं साथी, इसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8। प्रसिद्ध शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, यह किस नदी से निकलती है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका रेडी हुआ साथी कि उत्तर प्रदेश की सबसे जो लंबी नहर है, या सबसे लंबी नहर प्रणाली पूछा जाए या सबसे नहर पूछा जाए तो कौन सी होगी? शारदा नहर है। तो यह साथी जो निकलती है शारदा या काली या महानदी, महाकाली जिसे कहते हैं, शारदा नदी या महाकाली नदी या काली नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से इसका उद्गम होता है, यानी यहाँ से ये काली नदी से निकलती हैं। ये साथी भारत नेपाल के पास में एक बनबास, क्या है? एक बनबसा स्थान है, जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। जो साथी कहाँ पे है? बनबसा ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। से काली नदी पर बने बैराज से निकलती है। बनबसा है जो काली नदी पे बना है बैराज, वहाँ से निकलती है कौन सी नदी? शारदा नहर वहाँ से निकलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो शारदा नहर है साथी, ये लगभग कितना है? तो 12,368 किलोमीटर इसकी लगभग लंबाई है। कुल इतनी 12,368 इसकी कुल लंबाई है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
और अगर पूछा जाए गंगा नदी के बारे में तो सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी, और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी भारत की, सबसे लंबी नदी भारत की, जिनकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। इनकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, इनकी कुल लंबाई है। भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। ये साइंस का क्वेश्चन आ गया कि शुष्क बर्फ जिसे ड्राई आइस कहते हैं, इसका फॉर्मूला, इसका ठोस रूप क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही CO2, CO2 इसका क्या है, ठोस रूप है। किसका है, शुष्क बर्फ का है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी, भारतीय महिला अध्यक्ष, ये आपको बताना है कौन है। एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, अरोड़ा आसफ अली। इस क्वेश्चन को सोचिए और आपको आंसर देने के लिए मिलते हैं 2 सेकंड का टाइम। आपका 2 सेकंड का टाइम समाप्त हुआ है। अब थोड़ा सा बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी जब स्थापना होती है, कब होती है, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है A.O. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगर इसके प्रथम अध्यक्ष पूछे जाएं आपसे, प्रथम अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष साथी WC बनर्जी हैं। WC इसके पहले अध्यक्ष थे। कौन थे, पहले अध्यक्ष। इसके अलावा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो कौन था साथी, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले प्रथम अध्यक्ष था। और वहीं पे पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष, आपसे पूछ दिया जाए प्रथम महिला अध्यक्ष, तो जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। लेकिन जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले और प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। सुचिता कृपलानी की बात करें साथियों की, ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। भारत की प्रथम महिला CM कौन है, तो सुचिता कृपलानी है। और कहाँ की थी साथी CM, तो यूपी की, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री CM कौन थी, सुचिता कृपलानी थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि ओणम जो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में एक पारंपरिक सांस्कृतिक त्योहार है। ओणम एक प्रसिद्ध त्योहार है साथी, और ये बताना है किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। क्या यह तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है, केरल का है या आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है बताएंगे। ये साथी जो ओणम त्योहार है, यह साथी कुल 10 दिनों तक चलता है, यानी 10 दिनों तक मनाया जाता है। यह आधिकारिक और सांस्कृतिक त्योहार है, एक पारंपरिक सांस्कृतिक त्योहार है जो कहाँ का है, केरल का है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। तमिलनाडु का जो त्योहार है साथी, पोंगल त्योहार, पोंगल प्रसिद्ध त्योहार कहाँ का है, तमिलनाडु का है, जो फसल कटाई के समय में मनाया जाता है। एक प्रसिद्ध तमिलनाडु का त्योहार है। और फसल जो कटाई है, फसल कटाई त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। फसल कटाई के त्योहार के नाम से भी पोंगल त्योहार को जाना जाता है। कर्नाटक साथ ही यहाँ पे उगादी, जो उगादी है, और मैसूर दशहरा यहाँ के प्रमुख त्योहार हैं, कर्नाटक के हैं। उगादी साथ ही आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। उगादी जो नए साल के प्रारंभ में और फसल के लगने पे मुख्य रूप से उगादी यहाँ पे भी मनाया जाता है। नए साल के प्रारंभ और मकर संक्रांति भी मनाया जाता है। संक्रांति, उगादी और संक्रांति, उगादी
और संक्रांति मुख्य रूप से कहाँ पे साथी, ये आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। नए साल के आगमन, फसल के आगमन के समय में यह विशेषकर ये त्योहार आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला घिरा हुआ है? क्या सोनभद्र है, ललितपुर है, सोनभद्र, झांसी या महोबा? तो साथी ललितपुर जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है, एकमात्र ऐसा जिला उत्तर प्रदेश का है। सोनभद्र की बात करें तो साथी एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 4 राज्यों के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं साथी? जिसमें वो आ जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड और साथी कौन हो गया? बिहार। 4 राज्य हैं जिसके द्वारा सोनभद्र क्या करता है? ये अपना सीमा साझा करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो HDI किसके द्वारा जारी किया जाता है? क्या विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन? विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन के द्वारा साथी वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो रिपोर्ट वो विश्व व्यापार जारी करता है। और उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमी जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमी रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये जारी करता है। और साथ ही जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है UNDP जारी करता है। कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा 1990 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1990 में इसकी स्थापना होती है। साथ ही इसमें जो इसकी रिपोर्ट होती है कि कौन कौन से इसके आधार होते हैं, तो जो इसके आधार होते हैं, पहला होता है स्वास्थ्य आधार होता है। जो जीवन प्रत्याशा होती है, जीवन जीने की जो आशा होती है, उसमें स्वास्थ्य हो गया। जीवन स्तर, जीवन स्तर का मतलब प्रति व्यक्ति जो शकल आय होती है, जीवन यानी स्तर, जीवन स्तर कैसा है व्यक्ति का, शकल आय जो होती है, इसके आधार पर स्वास्थ्य हो गया, जीवन स्तर हो गया, शिक्षा हो गया। शिक्षा यानी स्कूल में कितने औसत वर्ष पढ़ने वाले हैं, औसत वर्ष स्कूल में औसत वर्ष कितना है, उसके अकॉर्डिंग स्वास्थ्य, जीवन स्तर, शिक्षा, इसके आधार पर, इसके 3-4 आधार हैं, इनके आधार पर विकास को साथ ही क्या किया जाता है? मापा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट मापा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगर बात करें जो भारत की रैंक है मानव विकास सूचकांक में साथी, तो भारत की जो रैंक है वो कितनी है? तो 130 है। भारत की रैंक कितनी है? 130 है। और जो इनका स्कोर है HDI स्कोर, भारत का जो HDI स्कोर है साथी वो कितना है? तो भारत का HDI स्कोर 0.685 है। भारत का HDI स्कोर। अगर हम बात करें जो पहले स्थान पे हैं, यानी फर्स्ट स्थान कौन से देश का है, तो फर्स्ट स्थान है आइसलैंड का। फर्स्ट स्थान किसका है? तो आइसलैंड का फर्स्ट स्थान है HDI यानी मानव विकास सूचकांक में। भारत का 103वां स्थान है और इसका जो स्कोर है 0.685 है। पहले 0.660 के आसपास थी, अब थोड़ा सा वृद्धि हुआ है इसके स्कोर में। और यह किस श्रेणी में आते हैं? तो मध्यम श्रेणी के अंतर्गत आता है। मध्यम श्रेणी के अंतर्गत आता है विकास के माध्यम से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है। ये भी साइंस का क्वेश्चन है। हंसने वाली गैस जिसे लाफिंग गैस कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम साथी क्या है? तो इसको कहते हैं N2O, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, N2O कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड N2O कहते हैं। वही साथी जो धोने वाला सोडा होता है, धोने का जो सोडा होता है, जो सोडियम
कार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, Na2CO3। इसका फॉर्मूला है Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसको क्या कहते हैं? धोने का सोडा। धोने का सोडा, धोने वाला जो पाउडर होता है, धोने का सोडा कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1972, 73, 80 या 92 में कब की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत साथी की गई थी 1973 में की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था साथी? तो 1972 में आया था। इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के तहत जो पहला टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया था, जिसका नाम है फर्स्ट टाइगर रिजर्व, कौन सा था? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है जिम कॉर्बेट। ये साथी कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड। ये कहाँ पे है? जिम कॉर्बेट साथी ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ये आपको याद रखना है। ये क्या है? ये आपको याद रखना है। अगर वहीं पे हम बात कर लें थोड़ा सा और, वर्तमान में अपने कुल भारत देश में लगभग कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो वर्तमान में लगभग 58 टाइगर रिजर्व हैं। कितने हैं? 58 टाइगर रिजर्व अपने पूरे भारत देश में हैं। और सर्वाधिक कहाँ पे हैं? तो सर्वाधिक कहाँ पे हैं? तो एमपी में सर्वाधिक है। कहाँ पे हैं? एमपी में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व हैं। इसलिए एमपी को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 9 से अधिक टाइगर रिजर्व स्थित हैं। ये आपको याद रखना है। सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है साथी, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व वो कौन सा है? वो साथी स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका नाम है बोर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। जो 58वां टाइगर रिजर्व है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है माधव टाइगर रिजर्व। कौन से नंबर का है? 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ पे स्थित है साथी? तो एमपी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। 9 से अधिक वहाँ पे टाइगर रिजर्व हैं, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो वन जो संरक्षण अधिनियम है वो 1980 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम, भाई वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, ये आपको याद रखना है। वहीं पे पूछा जाए जो प्रोजेक्ट एलिफेंट का एक्ट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? तो वो 1992 में हुई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में की गई थी। ये थोड़ी सी कुछ मेजर चीज़ें थी जो आपको अच्छे से समझने की आवश्यकता थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल की। साथ ही ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास में हमारे पास कुछ 15 ही क्वेश्चन थे। हमने बेहतरीन तरीके से मिक्स करके कुछ जीके जीएस और करंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं। वादा है साथ ही ये क्लास आपके लिए एकदम बेहतरीन और अच्छी साबित होने वाली है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब, एक छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट और एक छोटा सा काम है आपके लिए शेयर करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
डेली इस क्लास को करने के लिए जुड़े हमारे साथ। शाम को 6 बजे यूट्यूब पे ये वीडियो डेली डल जाती है। इसी के साथ तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद मेरे प्यारे भाई बंधु।